हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर कीजिए। कुछ देर बाद शक्ति खाना गर्म कर विराट के कमरे के बाहर दरवाज़ा खटखटाने के लिए हाथ ऊपर कर ली। जब एकदम से दरवाज़ा खुला, जिस कारण शक्ति घबराहट में 2 कदम पीछे हो गई और सिर उठाकर सामने देखने लगी, जहाँ विराट सिर्फ ट्राउजर में खड़ा हुआ था। विराट शक्ति की नज़र को खुद पर महसूस कर दरवाजे से हटते हुए बोला, अंदर आओ। जिस पर शक्ति चुपचाप अंदर जाकर खाना कॉफ़ी टेबल पर रख गिलास में पानी डालने लगी। जब विराट ने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया, जिसे देखकर शक्ति जल्दी से अपना काम खत्म कर विराट से बोली, यू एंजॉय योर मील सर, मैंने अपना काम पूरा कर दिया है, गुड नाइट। इतना कहकर शक्ति जाने लगी, जिसे देख विराट उसके हाथ को पकड़ उसे अपनी तरफ खींच लिया तो शक्ति सीधा उसके सीने से जा लगी। तो विराट उससे 2 कदम दूर होकर बोला, तुम्हारे अंदर से अभी भी वो बदबू आती है, जिसे इग्नोर कर सकती विराट से अपने हाथ को छुड़ाते हुए बोली, गुड नाइट सर। शक्ति के इग्नोर करने पर विराट उसके कमर पर हाथ रख उसके नज़दीक आते हुए, अरे इतने साल बाद मिल रहे हैं, तुम तो भाग रही हो, प्रिल कैसा लगा इतने वक्त अकेले रहकर। विराट की बात सुन शक्ति अपना सर हिलाते हुए, अच्छा लगा, आप यहाँ नहीं हो ये सोचकर ही मन खुश हो रहा था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। सो प्लीज़ आपका काम हो जाए तो यहाँ से चल जाइएगा, क्योंकि आपकी मौजूदगी मुझे घुटन देती है। शक्ति की बात सुन विराट होठों पर तिरछी मुस्कान लेते हुए उसके कमर पर अपनी पकड़ और मजबूत करके बोले, क्या बात है, काफ़ी अच्छा जवाब देना सीख गई हो तुम, धैर्य गुरु ने सिखाया है। जब शक्ति अपना सर उठा विराट की आंखों में देखते हुए बोले, आप यहाँ वापस क्यों आए हो। विराट शक्ति की बेबस आंखों को देखते हुए बोला, नथिंग मच, तुम्हें परेशान करने आया हूँ। जिसे सुनकर शक्ति हल्का सा मुस्कुराते, आप मुझे परेशान करोगे, कोई बात नहीं, कितने दिन, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, फिर आपके फादर आकर आपको फिर से ले जाएंगे। शक्ति की मुस्कान को देखकर विराट अपने दांत पीसते हुए उसके जबड़े को कसकर पकड़ते हुए बोला, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, ओके, और ये मुस्कुराना बंद करो। शक्ति विराट के गुस्से पर एक नज़र उसकी आंखों को देखने के बाद बोली, गुड नाइट सर, बहुत नींद आ रही है तुम्हें, चलो साथ में सोते हैं। विराट ने शक्ति को अपने कंधे पर उठाते हुए, जिसे देख शक्ति घबरा गई और विराट को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, देखिए आप बदतमीजी कर रहे हैं। शक्ति की बात पर विराट उसे लाकर बिस्तर पर पटक उसके ऊपर आते हुए बोली, इस बार तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं है। शक्ति विराट की बात सुन ऊपर की तरफ सरकते हुए बोली, पिछली बार आपकी इस हरकत के कारण आपके फादर आपको लेकर चले गए थे, इस बार धैर्य सर आपको धक्के मारकर निकाल देंगे। विराट शक्ति की डरी हुई नज़र को देखते हुए हल्का हंसकर उसके पैर को पकड़ नीचे खींच लिया और उसके ऊपर लीन होते हुए, हम तुम्हारा फिगर महसूस हो रहा है। ये कहते हुए विराट शक्ति को कसकर गले लगा अपनी आंखें बंद करने लगा। तो शक्ति गुस्से से बोली, आपका खाना और छोड़िए मुझे। विराट शक्ति की गुस्से भरी आवाज़ को सुन उसके गुलाबी होठों को देखने लगा और अपने निचले होठ को बाइट करते हुए बोला, शक्ति, आई वॉन्ट टू किस यू पैशनेटली एंड हार्डली, आई वॉन्ट फक यू। ये कहते हुए विराट शक्ति के होठों पर झुकने लगा। तो शक्ति उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे धक्का देते हुए, दूर हटिए, आपके इन्हीं सब हरकतों के कारण मैं आपसे पहले भी नफरत करती थी और अब भी नफरत करती हूँ। शक्ति के धक्का देने पर विराट उससे दूर तो नहीं होता, लेकिन उसकी बात सुनकर उसका चेहरा गुस्से से भर जाता है, जिसे इग्नोर कर शक्ति उससे दूर होने की कोशिश करने लगी। तो विराट उसके दोनों हाथों को कसकर पकड़ उसके ऊपर झुककर उसके होठों पर चूमने लगा। शक्ति विराट के किस पर उसे खुद से दूर करने लगी। उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे, लेकिन विराट उसे छोड़ नहीं रहा था। जब विराट को महसूस हुआ कि शक्ति बिल्कुल हिल डुल नहीं रही है, उसने देखा तो शक्ति बेहोश हो गई थी, जिसे देख विराट के चेहरे पर परेशानी भरे भाव आ गए और वह शक्ति के चेहरे को थपथपाते हुए बोला, शक्ति, हे, डोंट स्कार्ड मी, ओके। ये कहते हुए विराट शक्ति को उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन शक्ति नहीं उठ रही थी, जिस पर विराट बिस्तर से उतर पानी का बोतल लाकर शक्ति के चेहरे पर हल्के से छींटे मारने लगा। तब जाकर शक्ति के पलके फड़फड़ाए, जिसे देखकर विराट एक गहरी सांस भरते हुए पानी की बोतल रखकर शक्ति के चेहरे को पकड़ते हुए बोला, तुम ठीक हो। विराट की बात सुन शक्ति अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोली, मुझे अपने कमरे में जाना है, मुझे याद नहीं रहना, यहाँ नहीं रहना। यह कहते हुए शक्ति रोने लगी। तो विराट उसे अपने बाहों में उठाकर, चलो एंड स्टॉप क्राइंग, इज्जत नहीं लूट ली है तुम्हारी, तुम अभी भी वर्जन हो, आई जस्ट किस्ड यू। ये कहते हुए विराट शक्ति को उसके कमरे ले आया और पूरे बेडरूम को एक नज़र देखने के बाद बिस्तर पर सुलाते हुए, मेरे कमरे से छोटा है बट अच्छा है। इतना कहकर विराट शक्ति को ब्लैंकेट से कवर कर कमरे से बाहर की तरफ चला गया।
और शक्ति घबराई हुई आंखों से बस उसे जाता हुआ देखती रह गई। अगली सुबह नैनीताल उत्तराखंड अक्षिता अथर्व का शर्ट अपने पहने ब्रेकफास्ट बना रही थी और अथर्व पीछे से उसे अपनी बाहों में भरे उसके कंधे पर सिर रखे उसके कमर को सहला रहा था। जब अक्षत वहां पर भागते हुए आ गया उन दोनों की तरफ देखकर बोला, मम्मा पापा बाहर एक अंकल कुछ खाने को मांग रहे हैं, मैं दे दूं? अक्षत की बात पर अक्षिता अथर्व को देखने लगी तो अथर्व मुंह बनाते हुए उसे दूर होकर अक्षिता का बनाया ब्रेकफास्ट लेकर बाहर आ गया और उस आदमी को दे दिया, जिसे लेकर वो आदमी अथर्व को थैंक यू कहते वहां से चला गया। जिसके जाने के बाद अथर्व अक्षत को घूरते हुए बोला, तुम खुद भी तो लाकर दे सकते थे। अथर्व की बात पर अक्षत छोटा सा मुंह बनाते हुए बोला, मुझे डिस्टर्ब करने के लिए कोई नहीं मिलता और मैं बहुत ज़्यादा अकेला हो गया हूँ। अक्षत की बात सुन अथर्व उसे देखने लगा और कुछ सोचकर धीरे से उसके कान में कुछ कहा, जिसे सुन अक्षत खुश होते हुए बोला, मैं मामा से कहूँगा तो वो मुझे देगी। जिसके जवाब में अथर्व अपना सिर हिलाते हुए बोला, तुम जाकर कहो तो सही, तुम्हारी मम्मा के पास है। जिसे सुनकर अक्षत अपना सिर हिलाते हुए किचन में आ गया और जिसे जाता हुआ और एक अथर्व मुस्कुरा दिया तो अक्षत किचन में आकर अक्षिता से बोला, मम्मा। अक्षत की आवाज़ सुन अक्षिता उसकी तरफ देखते हुए बोली, हाँ अक्षु, चलो नाश्ता लगाने में मदद करो मेरी। जिसे सुन अक्षत जिद करते हुए बोला, पहले आप मेरी बात सुनो। अक्षत की बात पर अक्षिता अपनी आंखें चढ़ाते हुए, क्या हुआ? अक्षिता की आंखों को देख अक्षत थोड़ा सा घबरा गया और फिर छोटा सा मुंह बनाते हुए बोला, अक्षु बहुत अकेला है, उसे अपना छोटा भाई चाहिए जिसके साथ फुटबॉल और बाकी सब गेम प्ले कर सके। अक्षत की बात सुन अक्षिता उसके पीछे आ रहे अथर्व को घूरते हुए, मुझे अच्छे से पता है अक्षु कभी ऐसा डिमांड नहीं करता, तुमने ही इसे सिखाया है। अक्षिता की बात सुनकर अथर्व हैरान होते हुए बोला, मैं क्यों बोलूँगा, ये मुझसे कह रहा था कि वो बहुत अकेला है। मैंने कहा जाओ अपनी मम्मी से कहो, मॉम से कहो तुम्हारे लिए ब्रो लाने के लिए। जिस पर अक्षिता अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए बोले, आर यू किडिंग मी? जिसके जवाब में अथर्व अपना सर नहीं में हिलाते बोले, मैं क्यों मजाक करूँगा, ये तो अच्छा है ना, हम दो हमारे दो। जिसे सुनकर अक्षिता अपना सर नहीं में हिलाते, मुझे नहीं चाहिए और अक्षु का छोटा भाई है, जब हम घर जाएंगे तब उससे मिल लेंगे। अक्षिता की बात सुन अक्षत हैरान होते हुए बोला, मेरे छोटे भाई को घर में छुपा के रखा है आप लोगों ने? मुझे घर जाना है, दादी दादू के पास जाना है। अक्षत की बात पर अक्षिता अथर्व को देखते हुए, तुम्हारी संगति का असर है जो ये पूरा बेवकूफ़ हो गया है। जिस पर अथर्व मुंह बनाते हुए अक्षत से कुछ कहने लगा जब अक्षिता का फ़ोन बजा, जिसकी रिंगटोन सुन अक्षत दौड़ते हुए फ़ोन कॉफ़ी टेबल से उठाकर देखते हुए जोर से बोला, मम्मा नानू को कॉल है। अक्षत की बात पर अथर्व उसके हाथ से फ़ोन लेकर कॉल अटेंड कर कान में लगाते हुए बोला, हेलो नमस्ते पापा जी। जिसे सुनकर दूसरी तरफ से प्रजापति जी बोले, नमस्ते बेटा, वो मैं कह रहा था मासी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। प्रजापति जी की बात पर अथर्व अपना सिर हिलाते बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है, वैसे लड़का कौन है? जिसके जवाब में प्रजापति जी बोले, सुबह ही मृत्युंजय ने कॉल किया था, कहा था कि वो अपने छोटे भाई विप्लव के लिए मानसी का रिश्ता चाहते हैं और इसलिए वो लोग दोपहर को यहाँ आ रहे हैं। तुम इस घर के बड़े दामाद हो इसलिए तुमसे पूछ रहे हैं। प्रजापति जी की बात पर अथर्व हल्का मुस्कुराते हुए बोला, आपकी इस मान्यता के लिए थैंक यू, लेकिन ये मानसी की ज़िंदगी का सवाल है तो बेहतर यही होगा कि आप एक बार उससे पूछ लीजिए। बाकी विप्लव अच्छा लड़का है। अब तक अक्षिता वहाँ पर आ चुकी थी और इशारों में अथर्व से पूछ रही थी, जिस पर अथर्व प्रजापति जी से बोला, अगर वहाँ से कुछ भी पॉजिटिव आंसर आता है तो आप हमें बता दीजिएगा, हम वहाँ आ जाएंगे। अथर्व की बात पर प्रजापति जी अपना सिर हिलाते हुए बोले, हाँ क्यों नहीं, उन लोगों ने कहा कि अगर सब कुछ क्लियर रहा तो सीधा सगाई की बात होगी। जिस पर अथर्व अपना सर हिलाते हुए बोले, ठीक है मैं अक्षिता को फ़ोन दे रहा हूँ। ये कहते हुए अथर्व फ़ोन अक्षिता को देते हुए बोला, पापा का फ़ोन है। जिसे सुन अक्षिता उसके हाथ से फ़ोन लेते हुए, गुड मॉर्निंग पापा। ये कहते हुए अक्षिता किचन की तरफ चली गई। जिसे जाता हुआ देखा अथर्व नाश्ता लगाते हुए अक्षत से बोला, बेटा अगर कोई लड़की अच्छी लगे ना तो पहले देख लेना घर वाले कैसे हैं। देखो बेटी भले ही डेंजरस मिली हो, बाकी ससुर सास साली सभी बहुत अच्छे मिले हैं मुझे। अक्षत अथर्व की बात पर सैंडविच तोड़कर खाते हुए बोला, पापा मुझे ना एक लड़की अच्छी लगती है। अक्षत की बात पर अथर्व को जूस पीते पीते ठसका लगा और वो अपने आप को कंट्रोल करते हुए बोला, अबे मार डालेगा क्या मुझे? जिसे सुनकर अक्षत मुंह बनाते हुए, मैं क्यों मारूंगा, और अपने तो कहा ना कोई लड़की अच्छी लगे तो देख लेना घर वाले कैसे, वो बहुत प्रीटी है। अथर्व अक्षत की बात सुन उसके मुंह पर हाथ रखते हुए, अभी मॉम को पता
मत बताना वरना वो तुम्हारे घर से निकाल देगी और साथ में मुझे भी। अक्षत अथर्व की बात पर अपना सर हिलाते बोले, इसलिए तो आपको बता रहा हूँ, वो मेरे क्लास में पढ़ती है, बिल्कुल चीनी जैसी दिखती है, उसकी आंखें बहुत सुंदर है पापा, और वो आपको पता है उसके बाल भी बहुत सुंदर है, एकदम सिल्की। अथर्व अक्षता की बात सुनकर बोला, तुम तो एक काम करना, उसके लिए अपनी मॉम से कहकर अच्छा सा ब्रेकफास्ट लेकर जाना और उससे शेयर करके खाना, एक जेंटलमैन की तरह उसका ख्याल रखना, झगड़ना मत। वैसे तो वो कहाँ रहती है? अथर्व की बात पर अक्षत 2 मिनट सोचने के बाद, मुझे नहीं पता, मैं तो उसे सिर्फ स्कूल में देखता था, अभी स्कूल बंद है तो मैंने नहीं देखा। अथर्व अक्षत की बात पर कुछ कहता उससे पहले अक्षता बटन लाकर वहाँ पर रखते हुए बोली, क्या बात है और ये बाप बेटे में? जिस पर अथर्व जल्दी से बोला, ज़्यादा कुछ नहीं, अक्षु अपने स्कूल फ्रेंड्स को मिस कर रहा है। अथर्व की बात पर अक्षिता कुर्सी पर बैठते हुए अक्षत की तरफ देख कर बोली, तुम कब से दोस्तों को मिस करने लगे? आज सुबह से ही करना शुरू किया हूँ। अक्षत ने जवाब दिया, जिसे सुनकर अक्षिता उसे आंखें दिखाते हुए अथर्व की तरफ देख कर बोली, अपने ऑफिस के काम को देख लेना, मानसी की बहुत जल्दी सगाई होगी, हमें वहाँ जाना होगा, एन मौके पर मैं नहीं सुनूंगी कि तुम नहीं जाना चाहते। अक्षिता के बात पर अथर्व जल्दी से बोला, मैं फैमिली फंक्शन में जाने से मना कब करता हूँ, वो तो कभी कभी कहते हुए अथर्व मुंह बनाकर चुप हो गए, जिसे एक नज़र घूरने के बाद अक्षिता उन दोनों को नाश्ता सर्वे करते हुए खुद भी करने लगी। जो इधर जोधपुर राजस्थान सिंह हाउस में अमृत, वैशाली, विकल्प और चित्रांग और शिवांश वैदिक वहां पर नहीं आए थे, क्योंकि वैशाली को ज़्यादा ट्रेवल करना मना था और विकल्प चित्रांग इम्पोर्टेंट मीटिंग के कारण ऑफिस चले गए थे। शिवांश और वैदिक ने न आने का कारण ऑफिस में नए इंटर्न का होने वाला इंटरव्यू था, जिसमें उन दोनों को राजीव और अमृत सपोर्ट करने वाले थे। सुधांशु और ध्रुव भी वहाँ नहीं आए थे, बल्कि अपने घर चले गए थे। सिर्फ सारंग फैमिली के लोग ही वहाँ पर आए हुए थे। विप्लव बड़े एलिगेंट तरीके से व्हाइट शर्ट के साथ ब्लैक फॉर्मल कोट एंड पैंट पहने हैंडसम तरीके से रेडी होकर बैठा हुआ और इधर उधर देख रहा था, जिसे देखते हुए अदिति धीरे से बोली, वापी आ जाएगी हिमांशी दीदी, इतना इधर उधर क्या देख रहे हो? विप्लव अदिति की बात सुनकर धीरे से बोला, मैंने कहा था ना, जब आऊँगा तब तुम लिविंग हॉल में रहना, लेकिन वो तो नज़र ही नहीं आ रही है। विप्लव की बात पर कोई कुछ कहता उससे पहले राजेंद्र जी प्रजापति जी से बोले, सिंह साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो हम बेटी को देखना चाहेंगे। राजेंद्र जी के पास प्रजापति जी रंजना जी की तरफ देखने लगे तो रंजना अपना सर नहीं में हिला दी, जिसे देखकर मृत्युंजय बोला, कोई प्रॉब्लम है क्या? मृत्युंजय के सवाल पर प्रजापति जी जल्दी से, हिमांशी रेडी हो रही थी, लेकिन आप लोगों के आने के जस्ट 1 घंटे पहले हॉस्पिटल से कॉल आ गया, इमरजेंसी पेशेंट आया हुआ था, इसलिए उसे जाना हो पड़ा, वो आ जाएगी थोड़ी देर में। प्रजापति जी की बात सुना भी अपना सर हिला दिया तो विप्लव चुपके से अपना फ़ोन निकाल हिमांशी को मैसेज, माय आइडियलिस्टिक डॉक्टर साहिबा, मैं आपके घर पहुंच चुका हूं, अपने परिवार को लेकर आप भी जल्दी से आ जाओ, अपने दर्शन देने। इतना कहकर विप्लव अपना फ़ोन जेब में रख लिया। सभी लोग बातें करते हुए हिमांशी के आने का वेट कर, लेकिन दोपहर धीरे धीरे शाम में तब्दील होने लगी और हिमांशी के लिए सब परेशान हो रहे थे। जब विप्लव से बर्दाश्त नहीं हुआ और सोफे से उठते हुए प्रजापति जी, मैं उसे हॉस्पिटल लेने जा रहा हूँ। विप्लव की बात पर मृत्युंजय भी खड़ा होते हुए बोला, चलो साथ चलते हैं, जिस पर विप्लव अपना सर नहीं में हिलाकर बोला, आप बैठो, मैं उसे लेकर आता हूँ। इतना कहकर विप्लव बाहर की तरफ चला आया और अपना कोट निकालकर पैसेंजर सीट पर फेंक गाड़ी स्टार्ट करते हुए सीधा हॉस्पिटल की तरफ भगा दिया। कुछ देर बाद विप्लव की गाड़ी आकर हॉस्पिटल के पार्किंग लॉट में रुकी, जिससे निकल विप्लव सीधा अंदर की तरफ भागा। वो रिसेप्शन पर जाकर बोला, डॉक्टर हिमांशी सिंह, जिस पर रिसेप्शनिस्ट अपना सिर हिलाते हुए बोली, शी इज़ इन द ऑपरेशन थिएटर सर, आई विल लेट यू नो एज सून एज शी अराइव्स, तब तक आप इंतजार कीजिए। रिसेप्शनिस्ट की बात सुन विप्लव अपना सर हिला वेटिंग रूम में बैठ गया। जब 1 घंटे बाद रिसेप्शनिस्ट वहां जाकर बोली, सर, हिमांशी मैम का ऑपरेशन खत्म हो चुका है, वो अपने केबिन में है। विप्लव रिसेप्शनिस्ट की बात सुन अपना सर हिला हिमांशी के केबिन की तरफ चला गया। वहां पहुंचकर दरवाजे पर नॉक किया तो अंदर से हिमांशी बोली, कम इन। हिमांशी की आवाज़ में एक थकावट को महसूस कर विप्लव अंदर आया और उसे देखते हुए बोली, हिमांशी विप्लव की आवाज़ सुन सिर उठा उसे हैरानी से देखते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विप्लव अपने लुक की तरफ इशारा करते हुए बोला, मुझे पहले कभी ऐसे देखा है तुमने? तुम्हारा रिश्ता लेकर आया था मैं तुम्हारे घर, लेकिन तुम वहाँ नहीं थी। मेरे मॉम, डैड, ब्रदर, भाभी, बच्चे सब तुम्हारे वेट कर रहे हैं, लेकिन दोपहर से शाम हो गई, तुम घर नहीं लौटे, एंड यूर आस्किंग योर फॉकिंग क्वेश्चन।
व्हाट एम आई डूइंग हेयर। विप्लव की आवाज़ में नाराज़गी को महसूस करते हिमांशी अपनी कुर्सी से खड़ी और विप्लव के सामने आकर बोली, मेरा फ़ोन केबिन में था और मैं ऑपरेशन थिएटर में थी। एक डिलीवरी पेशेंट आ गया था, इसलिए इतना वक्त लग गया, सॉरी। विप्लव हिमांशी की बात सुनकर बोला, मैंने तुम्हारा पूरा 3 साल वेट किया ना। मैं पूरी लाइफ कर सकता हूँ, लेकिन अपने फैमिली वालों को इग्नोर करने वाले लोग मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, चाहे वो तुम हो या कोई और। आई एम मैड फॉर यू, बट उन लोगों के लिए मैं मरने की हद तक जा सकता हूँ। विप्लव की बात से हिमांशी अपना सर हिलाते हुए बोले, आई अंडरस्टैंड, मैं घर वालों से सॉरी कह दूंगी, हम घर चल सकते हैं। जिसे सुनकर विप्लव हिमांशी को एकदम से कसकर गले लगा लिया तो हिमांशी भी उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोली, मैं आज नहीं आना चाहती थी, मैं तो लीव पर थी, लेकिन एन मौके पर यहाँ पर कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं था, इसलिए मुझे आना पड़ा। नहीं आती तो मेरे पेशेंट अपना बच्चा खो देती, जो मेरी शपथ के खिलाफ था। ये सुनकर विप्लव हिमांशी से अलग होकर उसके माथे को चूमते हुए बोला, मैं डर गया था कि मैंने तुम्हें खो तो नहीं दिया, अगर तुम्हें कुछ होगा तो मैं पागल हो जाऊंगा। ये कहते हुए विप्लव की आंखें नम हो गई थी, जिसे देखकर हिमांशी विप्लव के गाल पर हाथ रखते हुए बोली, अब रोना बंद करो, घर चले। जिसे सुनकर विप्लव ने अपना सर हिला दिया और हिमांशी को लेकर घर के लिए निकल गया। कुछ देर बाद दोनों घर पहुंचे तो हिमांशी को सही सलामत देखकर सब ने राहत की सांस भरी और उन दोनों का रिश्ता तय हो गया। और मृत्युंजय के कहे अनुसार सगाई के बजाय गोवा में उन दोनों की शादी तय की गई। विप्लव के चेहरे पर ही खुशी नजर आ रही थी और हिमांशी उसके खुशी से चमकते चेहरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन दोनों का रिश्ता तय हो जाने के बाद वो लोग वहीं प्रताप हवेली में एक रात के लिए रुक गए, क्योंकि रात ऑलरेडी हो चुकी थी और बच्चे सो रहे थे। विप्लव चिप्स खाते हुए हवेली के छत पर खड़ा हुआ था जब उसकी नज़र हिमांशी पर गई, जो कि अपने छत पर खड़ी बुक्स पढ़ रही थी। जिसे देखते हुए विप्लव की पुरानी याद ताज़ा हो गई और चिल्लाते हुए बोला, ओ पागल। विप्लव की आवाज़ सुन हिमांशी सिर उठाकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या है? जिसके जवाब में विप्लव मुस्कुराते हुए बोला, मुझे नींद नहीं आ रही है। जिसे सुन हिमांशी अपनी आंखें रोल करते हुए बोली, एक अच्छी सी उबासी को और जाकर सो जाओ, कल घर जाना है ना। विप्लव हिमांशी के बाद सुन कुछ कहता उससे पहले उसे अपने पैर पर कुछ महसूस हुए, जिसे महसूस कर उसकी जान हलक में अटक गई और वो बहुत जोर से चीखा। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुन हिमांशी भी हक्की पक्की हो गई और घबराते हुए बोली, क्या हुआ? विप्लव अपने सीने पर हाथ रखे सर झुकाकर नीचे देखने लगा, जहाँ पर एकांश उसके पैर से लिपटा हुआ था। जिसे देखकर विप्लव राहत की सांस भरते हुए बोला, साइलेंट बम, अभी मुझे हार्ट अटैक दिला कर मारने वाले थे तुम। विप्लव के बाद से एकांश उसे चांद की तरफ इशारा करने लगा, जिसे देखते हुए विप्लव एकांश को अपनी गोद में उठाया। हिमांशी से बोला, कुछ नहीं, ये साइलेंट बम आ गया था ना, इसलिए डर गया था मैं। विप्लव के बाद पर हिमांशी एकांश की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर बोले, हेलो अंश। हिमांशी की आवाज़ सुन एकांश उसकी तरफ एक नज़र देखने के बाद विप्लव की तरफ देखते हुए उसके कान में फूकने लगा तो विप्लव अपना सर इधर उधर करते हुए, नीचे फेंक दूंगा, दिमाग मत खराब करो। जिसे सुन एकांश गुस्से से विप्लव को घूरने के बाद उसके गोद से उतरने की कोशिश करने लगा तो विप्लव उसे कस कर पकड़े हिमांशी की तरफ देखते हुए बोला, चलो जाओ अंदर, और ज़रूरत नहीं है जागने की। हिमांशी विप्लव की बात सुनकर अपना सर हिलाते हुए बोली, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी अंदर जाना चाहिए? हाँ, तो मैं जा रहा हूँ ना, तुम भी जाओ, विप्लव ने जाते हुए कहा। जिसे सुनकर हिमांशी हल्का सा मुस्कुराकर अंदर की तरफ चले गए और विप्लव चिप्स को एकांश के हाथ में देते हुए बोला, खा लो। एकांश विप्लव के बाद पर उसके हाथ से चिप्स लेकर खाने लगा तो विप्लव सीढ़ियों से नीचे आते हुए बोला, एक बात बताओ, तुम बोलते क्यों नहीं हो? विप्लव के सवाल पर एकांश एक नज़र उसकी तरफ देखने के बाद फिर से अपना चिप्स खाने लगा। जिसे एक विप्लव अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोला, चलो आज तुम अपने चाचू के साथ सो जाओ। जिसे सुन एकांश अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए विप्लव की तरफ देखने लगा, जैसे पूछ रहा हो किस खुशी में। जिसे समझते हुए विप्लव खुश होकर बोला, क्योंकि एक हफ्ते बाद मेरी शादी की रस्में शुरू हो जाएगी और हम सब गोवा जाएंगे। गोवा वाले बीच पे बेबी आंखें मीच के ठंडी ठंडी बियर पंगे दोनों फोटो खींच के, ये कहते हुए विप्लव एकांश के गले लगाकर डांस करें। जिससे एकांश का मुंह बन गया और वो चुपचाप चिप्स खाने लगा। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।